अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद जवाद है और मैं 48 कॉमन से हूँ। आज एक बड़ा स्पेशल मौका है और इसकी रीज़न मैं आपको भी कुछ देर में बताऊँगा। आई रिवील वाई इज़ इट सो स्पेशल। लेकिन इट रिमाइंडेड मी कि मुझसे लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपका CSS जर्नी कैसा था, क्या किया, कैसे किया, बट ड्यू टू द पॉसिटिव ऑफ टाइम हर दफ़ा ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता। तो इस मौके की मुनासबत से आज मैं सोचा कि ये क्वेश्चन भी आंसर करूँ और एक चीज़ भी रिवील करूँ आपसे। तो it dates back to 2018 when I was working in Fatma Fertilizer as a chemical engineer. तो जून में I realized कि यार मुझे शायद वापस आके CSS करना चाहिए। I couldn't find anyone. मैंने अपने फादर से मशवरा किया, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। But the second person whom I called was my friend. मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, मैंने उसको कॉल की। वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था CSS के लिए, एक अटैम्प्ट में बैठ चुका था, एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा कि यार उससे फ़ोन करके मशवरा करता हूँ। उसने बड़ा सपोर्ट किया। उसने कहा कि यार आ जाओ वापस और आई सपोर्ट यू। मैं जिस तरह भी जो कुछ मेरे बस में हुआ वो मैं बताऊँगा, जितना पॉसिबल हुआ मैं ख़ुद बताऊँगा, गाइड करूँगा। तो हुआ ये कि मैंने कुछ ना सोचा, मैं रिज़ाइन दे के उसके सहारे आ गया। और जब मैं रिज़ाइन दे के आया तो मेरे जून के एंड पे मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, सिर्फ सहारा उसी दोस्त का था। वो कॉन्फिडेंस देता रहा और रूटीन हमने कुछ ऐसी सेट की कि हम सुबह वी यूज़ टू गो टू द लाइब्रेरी एट 8 AM इन द मॉर्निंग एंड यूज़ टू स्टे देयर बाय 7 PM और 8 PM इन द इवनिंग। यानी 11-12 घंटे का हमारा वो था, जिसके अंदर हम तकरीबन 7-8-9 घंटे स्टडी टाइम अपना निकाल लेते थे, खाने पीने की ब्रेक, चाय की ब्रेक एंड इस तरह से सो ऑन। तो लाइब्रेरी जाके मेरी एक बड़ी नई तरह की ज़िंदगी स्टार्ट हुई। मैं सोशलाइज़ उस तरह से करता था। सोशलाइज़ करना बंद नहीं किया मैंने तो एटलीस्ट। तो बातें उससे उस तरह की करनी, खाने के टाइम पे उस दोस्त के साथ, पढ़ने के टाइम पे उस दोस्त के साथ, डिस्कशन उसके साथ, और कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है उसकी डिस्कशन उसके साथ, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी है, किस तरह से करना है, टेक्निक क्या है, किस तरह से मैं इसको लेके चल सकता हूँ, स्कोरिंग किस तरह बना सकता हूँ। हर वो चीज़, हर एक छोटी छोटी माइक्रो लेवल की जो मैनेजमेंट थी, वो जो हम लोग हर दफ़ा कहीं किसी से पूछते हैं। मेरे पास एक ही सोर्स था और ना आगे कोई CSP जानने वाला था, ना पीछे कोई CSP जानने वाला था, तो मैं उसी से लगा रहा। तो इसी सिलसिले में गुजर गए 6-7 महीने और फरवरी आ गया। और जनवरी में हर एस्पायरेंट की तरह मेरे भी यही कि अटैम्प्ट दूँ या ना दूँ। जब उस दोस्त से एज़ यूजुअल जब उस दोस्त से कंसल्ट किया, उसने कहा भी ये हम 14 को मेरा एग्ज़ाम था, 14 फरवरी को, तो उसने कहा हम 13 को डिसाइड करेंगे कि हमने एग्ज़ाम में जाना है या नहीं जाना। जब 13 आया तो उसने मुझे कहा कि इट्स टू लेट टू डिसाइड, तो यू आर गोइंग एंड सिटिंग इनटू द एग्ज़ाम। मैं बिल्कुल विलिंग नहीं था और अब मैं एग्ज़ाम में चला गया। टेक्निक्स और वो सारी की सारी चीज़ें जो मैं उससे पिछले 6-7 महीने में डिस्कस करता रहा, जो चीज़ें बातें करता रहा, जो चीज़ें काम में उसकी गाइडेंस पे करता रहा, जो बुक्स और सोर्सेज में कंसल्ट करता रहा, वो मेरे इतने काम आए कि मुझे एग्ज़ाम का फील नहीं हुआ और वो मैं एक ही थ्रस्ट में एग्ज़ाम निकल गया मेरा। अब ये नहीं पता किस तरह का हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि पहले कोई अटैम्प्ट ही नहीं दी थी मैंने, ना PMS कभी अपीयर हुआ था, ना CSS में, पहली अटैम्प्ट थी। तो मैं खैर अल्लाह के सहारे वो करके आ गया। तो मेरा तो CSS हो गया और मेरी 11th पोजीशन आ गई। लेकिन मेरा वो दोस्त, उसने अटैम्प्ट नहीं दी थी। अगले साल उसने अटैम्प्ट दी, उसका CSS नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा 2021 में उसी दोस्त ने मेरे दोबारा अटैम्प्ट दी, जिसने मुझे उंगली पकड़ के CSS करवाया था और जिसका मुझे दुख होता था कि वो अभी तक अटैम्प्ट में नहीं उसकी क्लियर हो सकी। तो उसने 2021 में अटैम्प्ट दी और उसकी भी 11th पोजीशन आई। एंड इस चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी थी कि ये जो जर्नी था हम दोनों का एक जैसा, वो सर्दियों की रातें लाइब्रेरी की और सर्दियों के दिन सुबह 8-7:30 बजे घर से निकल के और रात को 8 बजे निकलना और बाइक पे जाते थे, हाथ दर्द होते थे। हर चीज़ में उस बंदे ने मुझे इस तरह सपोर्ट किया कि नहीं, आज के दिन कल बेहतर हो जाएगा, परसों बेहतर हो जाएगा, एंड ही केप्ट मी मूविंग। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि वो भी इसी सर्विस में आ गया और वो भी इसी पे। उसका नाम है जी जुनैद आफ्ताब एंड ही स्टूड 11th रिज़ल्ट में, जो कि अभी 2021 में अनाउंस हुआ है। एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस। आज जुनैद मेरे पास आया था तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाएं और उसके साथ ये चीज़ शेयर करें। जुनैद, हाउ आर यू? अच्छा जुनैद, ये पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ये जो सोशलाइज़ करने वाले लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि बिल्कुल सोशलाइज़ करना छोड़ दें, और ये जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में बैठ जाओ, 4 दीवारी में बैठ जाओ, इसके किस हद तक ये ज़रूरी है? आपने मुझसे ज़्यादा टाइम गुजारा है और बड़े एक्सपीरियंस्ड हो, और इस लिहाज से। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया एक बताना। जुनैद की
अटेम्प्ट्स PMS 3 अटेम्प्ट्स दी, तीनों में क्लियर किया जुनैद ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलोकेट नहीं हो सके। हर दफ़ा 2 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए, 2 पोजीशन से एलोकेशन रह गई। वो एक कितना फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट होता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए। उससे भी मैं उससे पूछूंगा कि भी क्या उसका वो हल था। मैं तो उससे नहीं शुक्र है गुजरा, लेकिन आप गुजरे हो। और दूसरा फिर CSS की अटैम्प्ट दी, पता चला जी कि ऐसे में 2 मार्क्स से रह गए, वरना मार्क्स अगर टोटल किए तो 670। तो ये चीज़ भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले आप मुझे सोशलाइज़ करने का बताओ ज़रा। थैंक यू जवाद। तो आपको तो पता है कि वो सोशलाइज़ हम किस तरह किया करते थे। हमारा वो लाइब्रेरी से बाहर जाना, वो वहाँ पे हमारा होटल पे बैठ के खाना खाना, और उस टाइम भी हमारी डिस्कशन सारी वो इंटेलेक्चुअल हुआ करती थी। और अक्सर हम कहते थे कि यार थोड़ा लो टोन में बोले, कोई सुन ना ले। तो वो एक बड़ा हमारा एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि हम टोटली रिचार्ज हो जाया करते थे। जब भी हम बाहर जाते थे, हम वापस आते थे, हम टोटली रिचार्ज हुआ करते थे। तो वो दोपहर का 1 घंटा हम जाते थे, लेकिन उसके वापसी पे आते थे तो हम बिल्कुल रिचार्ज, और हमने के प्रॉपर फिर पढ़ना। तो वो एक चीज़। और इवन वीकेंड्स पे हमारा प्लान हुआ करता था कि हमने कोई एक डे या एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स हमने टोटली बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना। हम डेलिब्रेटली ये करते थे कि आज हमने पूरा दिन नहीं पढ़ना, ताकि एक माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करना होता है, वो रिफ़्रेश हम किया करते थे। तो वही चीज़ अल्टीमेटली आपको कीप ऑन गोइंग, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को कंटिन्यूसली करते जाओ तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको लगना शुरू होता है कि मैं तो कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में हूँ, और अब साइकोलॉजिकल इशू स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो सोशलाइज़ करना ज़रूरी है डेफिनेटली। उसमें सोशलाइज़ आप वीकेंड में एक दिन अपना रख लें, एक दिन अपना पूरा ऑफ रख लें, 10 डेज़ में एक दिन पूरा ऑफ रख लें, कि उसमें आप टोटली क्या करें, आप फ्रेंड्स से मिलें, अपनी फैमिली को टाइम दें, आप आउटिंग पे जाएं जो भी आपकी है। तो ये वाला पूरा सिनेरियो जो है ये हम किया करते थे, और हमने इस पर काम भी किया। अच्छा जुनैद, एक और बात बड़ी ज़रूरी है, जो कि आपके नाम के साथ एक नेम टैग बन गया है, परसिस्टेंस का और कंसिस्टेंसी का। 6 साल ज़िंदगी के देना, और उस टाइम के देना कि जो आपका पीक टाइम है, जिसमें आप कुछ भी करके यू कैन एस इट, आइदर यू कैन डू बिजनेस, यू कैन गो अब्रॉड फॉर द स्टडीज़, या कुछ भी और जॉब अच्छी कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वो लाइब्रेरी में गुजारा, कहने को तो बड़ा आसान है कि 6-7 साल आप इस चीज़ को दे दो, लेकिन उसके पीछे क्या, कैसे, वो मोटिवेशन क्या है, ये परसिस्टेंस पहले मुझे बताएं, ये वाकई ऐसा है, और अगर है तो कैसे किया ये? कायदे आज़म की वो एक कोटेशन याद आ रही है, थिंक 100 टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। जब वो डिसीजन ले लिया तो फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। यही मेरा फार्मूला था, और यही मैंने किया। इस पे मैंने यही किया कि एक चीज़ को मैंने करना था, और वो कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। एक अटैम्प्ट दी, फिर दूसरी दी। अगर कहीं पे एलोकेशन नहीं भी हो रही, दैट डजंट मीन कि आप कर नहीं सकते। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। जहाँ पे वो एक सेटबैक था, वहीं पे वो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ रहा है कि आप कर सकते हो, यू आर वेरी क्लोज। तो वो वेरी क्लोज वाला एलिमेंट आपको लेके चलता है। और जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यही है मेरी बात, कि आप भी क्या करें, परसिस्टेंट रहें। आप भी क्या रहें, कंसिस्टेंट रहें, ताकि आपके अगर फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो, थर्ड, जहाँ भी आप इस टाइम हो, आप उस चीज़ पे अगर आप एक डिसीजन ले लिया तो उस पर आप स्टक रहें। अच्छा जुनैद, एक कड़वा सवाल। देखो, अगर हम इसको न्यूट्रल आई से देखें, चाहे एलोकेशन रह गई, 3 अटैम्प्ट्स आपकी पास हुई, आप इंटरव्यू में बैठे, आप एलोकेट नहीं हो सके। CSS भी चाहे पहले वाली अटैम्प्ट आपकी 2 मार्क्स से रही, लेकिन रह तो गई, है तो वो फेलियर ही ना एट द एंड ऑफ द डे। आप वहीं आके खड़े हो जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो इस असल ये जो फेलियर का वर्ड है, इसको टैकल करना कितना मुश्किल है, कैसे टैकल किया ये? हो तो आप फेल गए, अब आपने वो जो पूरा साल 1.5 साल आपका था वेट का, मेहनत का, उसको कैसे टैकल किया, और फिर आगे कैसे इसका चलाते रहे? इसका ज़रा मुझे कोई एक पिन पॉइंट आंसर दें कि जो वाकई काम आए लोगों के। टू बी बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ऑनेस्ट विद योर स्टडी। इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करूँ तो इसमें आ जाएगा कि आपने लूप होल्स कहाँ पे थे। क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस की थी? क्या आपने प्रॉपर स्टडी बेस अपनी बनाई थी? डेफिनेटली यही कोई लूप होल ही रहा होगा तो आपकी अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुई। अगर क्लियर हुई है तो आपके मार्क्स कम आए, ठीक है, या आपके इंटरव्यू में कोई इशू आया, तो उन्हीं लूप होल्स पे काम किया। और लूप होल्स पे काम कैसे किया जाता है? जब आप ऑनेस्ट रहते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे वो लूप होल था। अगर क्या मैंने एक सर्टन लेंथ मेंटेन की, क्या मेरी स्टडी जो एक प्रॉपर वो नॉलेज बेस थी, जो मेरे आर्गूमेंटेशंस थी, आर्गूमेंटेशन उसमें थी, और कोटेशन रेफरेंसिंग, क्या मैंने वो प्रॉपर ऐड ऑन की थी या कम की थी? तो ये चीज़, तो उसको जो वन वर्ड फिर दोबारा रिपीट करूं, ऑनेस्ट। मुझसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि सर तैयारी कैसे करें? मुझे तो आज तक एक ही जवाब इसका आया है कि पढ़ के,
लेकिन क्या मतलब ये है तैयारी है क्या, कैसे करें ये तैयारी? देखो ना, अब आप जैसे बता रहे हैं कि लूप होल्स अपने आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन, एक आप फेल हो गए। अपने लूप होल आइडेंटिफाई करना मेरा ख्याल दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। वो कैसे, कहाँ से कैसे करें, कैसे अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करें एंड तैयारी कैसे करें, कि क्या चक्कर है, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। इसकी पहला आंसर है वो तो यही है कि आप अपनी स्टडी मैनेजमेंट पे काम करें, कि हाउ यू मैनेज योर स्टडीज़। उसमें डेफिनेटली अगर मैं उसको एक वन वर्ड में बात करूं, जैसे मैंने पहली ऑनेस्टी की बात की, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं वन वर्ड तैयारी की, तो आपकी अगर एक प्रॉपर बेस स्टडी आपकी नहीं है, अगर आपके एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप नहीं हो, आपने एक सर्टन लेवल तक अपना नॉलेज बेस नहीं बिल्ड किया, तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी। जब आप वो एक बना लें, आप सर्टन बुक्स पढ़ लें, उसके बाद आपका सिर्फ वन विंडो एजेंडा होना चाहिए, दैट इज़ कीप ऑन राइटिंग। क्योंकि एट द एंड आपने 12 पेपर्स में यू हैव टू राइट फॉर 3 आवर्स स्ट्रेट, और आपको सबको पता है कि उसमें आपने 6 आवर्स आपने लिखना होता है ऑन एवरेज। आपने ऑन एवरेज 6 आवर लिखना है, और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होगा CSS का, एक दिन में आपके 2 पेपर हैं एंड यू हैव टू राइट फॉर 6 आवर्स। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि देखिए, अगर मैंने आपकी DMC देखी, उसमें इंटरव्यू के मार्क्स एवरेज हैं और रिटन के मार्क्स आपके बहुत एक्सेप्शनल हैं। और पहले भी मैं आपकी ये देखता रहा हूँ कि रिटन में आप बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म करते रहे हैं, इंटरव्यू में थोड़ा एवरेज। तो ये क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी कि यहाँ पे आपने रियलाइज़ कर लिया कि मेरी रिटन की गेम है, या बाकी लोगों के लिए भी रिटन के लिए क्या एडवाइस है? तो ये क्या मुझे रिटन और इंटरव्यू की सिग्निफिकेंस और प्लस हाउ यू कैन टर्न द टेबल्स फॉर योरसेल्फ, मुझे इस पर थोड़ा सा बताएं। जब आप अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे होते हो तो आप देख रहे हो एट द एंड 1500 मार्क्स होने हैं, उसमें 1200 मार्क्स आपके पास हैं, और वो क्या है? रिटन। दैट इज़ द गेम ऑफ रिटन। तो उस पर अगर आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करके जाओगे, तो उसमें अगर आप परफॉर्म करोगे तो पास होगे, और अगर पास होगे विद अ गुड स्कोर, तो अल्टीमेटली फिर इंटरव्यू उतना मैटर नहीं कर रहा होता। आइदर यू गेट 200, आइदर यू गेट 100, तो उससे ऐसा सच आपको इशू नहीं आएगा। तो ये अगर आप रिटन पे आप फोकस मैक्सिमम करें, आप अपनी क्वेश्चन की एक सर्टन लेंथ मेंटेन करनी होती है, आपके क्वेश्चन की प्रॉपर आर्गूमेंटेशन अगर नहीं होगी, और लास्ट थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग लिखते रहते हैं, इवेलुएट नहीं करवाते, और सिर्फ पास्ट पेपर्स के वो कहीं से उन्होंने वो घिसे पीटे से वो नोट्स पकड़ लेने होते हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करते हैं और किसी को इवेलुएट नहीं करवाते। जब आप इवेलुएट नहीं करवाएंगे तो वही वाली बात कि आप अपने लूप होल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, और जब लूप होल आइडेंटिफाई नहीं होएंगे तो आपका वो रिटन लिखे हुए का कोई फ़ायदा नहीं। तो लास्ट वर्ड कि टू राइट मैक्सिमम एंड टू इवेलुएट मैक्सिमम, दैट इज़ द की टू गेट हायर स्कोर इन योर रिटन।